प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 7वां पाठ पढ़ेंगे, तारों की दुनिया में। आज हम इस पाठ का पहला खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का पहला खंड। तारों की दुनिया में नामक लेख खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। आकाश के तारों के बारे में आवश्यक ज्ञान अत्यंत सरल, सुबोध एवं रोचक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में लेखक ने एक ओर तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान होने पर भी दिन में तारों के न दिखने के पीछे वैज्ञानिक कारणों एवं तारों और ग्रहों के अंतर तथा ग्रहों से संबंधित अंधविश्वासों और भ्रामक धारणाओं पर प्रकाश डाला है। तो दूसरी ओर ध्रुव तारे की अटलता के संबंध में पौराणिक कथा का विज्ञान सम्मत स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। निश्चय ही प्रस्तुत पाठ खगोल विज्ञान के संबंध में हमारे ज्ञान को सार्थक दिशा प्रदान करेगा। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह पाठ किस विज्ञान से संबंधित है, यह पाठ किस विज्ञान से संबंधित है, तो आप इसका उत्तर देंगे यह पाठ खगोल विज्ञान से संबंधित है। यह पाठ खगोल विज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है, तब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है। तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, तो आप इसका उत्तर देंगे तारे दिन में इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि तब सूर्य का तेज प्रकाश चमकता रहता है। उसके सामने तारों का प्रकाश मंद या धीमा पड़ जाता है। तारे दिन में इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि जब सूर्य का तेज प्रकाश चमकता रहता है, उसके सामने तारों का प्रकाश मंद या धीमा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। वे कहाँ से आते हैं? वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते। तारे किसी एक जगह से नहीं आते और न ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या तारे आकाश पटल पर कहीं से आते हैं, क्या तारे आकाश पटल पर कहीं से आते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे यूं तो तारे कहीं से एकाएक नहीं आते। यूं तो तारे कहीं से एकाएक नहीं आते, वरन वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। यूं तो तारे कहीं से एकाएक नहीं आते, वरन वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। यूं तो तारे कहीं से एकाएक नहीं आते, वरन वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक संस्कृत सुभाषित है, वर्मे को गुणी पुत्रों ने च मूर्खः शतानपि। वर्मे को गुणी पुत्रों ने च मूर्खः शतानपि। एकः चंद्रस्त मोहंती ने तु तारागण शतम। वर्मे को गुणी पुत्रों ने च मूर्खः शतानपि। एकः चंद्रस्त
मोहंती ने तू तारागण सतम। इसका अर्थ है, जो मूर्ख पुत्रों से 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। देखो, एक चंद्रमा अंधकार दूर कर सकता है, जिस काम को सैकड़ों तारे नहीं कर पाते। वास्तव में कवि ने इस श्लोक में तारों के प्रति अन्याय किया है। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, सूर्य क्यों इतना तेजस्वी लगता है, सूर्य क्यों इतना तेजस्वी लगता है, तो आप इसका उत्तर देंगे, सूर्य हमारे बहुत निकट होने के कारण बहुत तेजस्वी लगता है। सूर्य हमारे बहुत निकट होने के कारण बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने पर हमारी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना मंद लगता है। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। और चंद्रमा उसका प्रकाश तो खुद अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है। और चंद्रमा उसका प्रकाश तो खुद अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है। प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्व की बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने क्या देखा, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने क्या देखा, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने क्या देखा, तो आप इसका उत्तर देंगे, प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों ने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। इसीलिए यदि तुम कैमरे का शटर रात भर खुला रखकर आकाश का फोटो खींचोगे तो तुम्हारे फोटो में तारे नज़र नहीं आएंगे, वहाँ नज़र आएंगी गोलाकार कक्षाएं। यदि फोटो उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए तो तुम देखोगे कि एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नज़र आएगा। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ध्रुव की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से
क्षुब्ध या दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की कि जहां से उसे हटाया न जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ध्रुव तारे के साथ क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? ध्रुव तारे के साथ क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? ध्रुव तारे के साथ क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? तो आप इसका उत्तर देंगे। ध्रुव तारे के साथ यह पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि ध्रुव तारे के साथ यह पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इस पाठ में या इस खंड में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उन सभी को आप उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।